आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, सब कंफर्टेबल है ना यहाँ? इंग्लिश हिंदी सब है? मैं ज़्यादातर हिंदी का यूज़ करूँगा। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन कहीं कुछ समझ में नहीं आया फ़ौरन पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो चीज़ समझ में आ जाएगी वो बहुत अच्छा है। वैसे ये यूट्यूब पे जाएगा तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना, और वहाँ कमेंट्स करके वहाँ भी पूछ सकते हो। तो आज हम जो 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उनमें सबसे पहला है हमारा सेल्समैन। सेल्समैन की ज़िंदगी क्या होती है, या सेल्समैन को एक छोटा सा ओवरव्यू दिया जाएगा सेल्समैन, क्योंकि ये वहीं से चीज़ें चलेंगी सारी। फिर एक होती है जॉब सर्च, हम जॉब ढूंढते हैं, हम फ्रेशर भी होके जॉब ढूंढते हैं और जॉब में रह के भी जॉब ढूंढते हैं स्विच करने के लिए। उसके बाद एचआर है, हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है एचआर, जिसका रोल्स और एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं इन कंटेक्स्ट टू सेल्स, या सेल्स की तरफ से अगर हम देखें कि एचआर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। और आखिर में एक टिप दी जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है हर उस बंदे के लिए जो कि फ्रेशर है और सीखना चाहता है कि किस तरह जब ये इंटरव्यूज़ फेस करेगा तो क्या क्या चीज़ें इसके काम आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद सेल्समैन। एक शेर याद आ रहा है मुझे कि ये मुश्किलों भरा रास्ता है, ये मुश्किलों भरा रास्ता है और हंसते हुए गुजरना है। ये होता है एक सेल्समैन की लाइफ। वो दूसरा है वो शेर, वो उसको अपन यहाँ नहीं कहेंगे, वो गालिब ने जो कहा है। तो ये जो चीज़ है ये सेल्समैन के लिए, या मॉडर्न डेज़ का ये गालिब ने लिखा है। अब क्या होता है, सेल्समैन को एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी होना चाहिए कि वो बंदे का साइकोलॉजी समझे। मेरा पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन भी मैंने बताया था कि एरिया ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या क्या होते हैं, और इनर सर्किल और आउटर सर्किल क्या क्या होते हैं। ये दोनों चीज़ों में ये बड़ी काम आती है कि हमें जब हम सामने को अपना सेल्स पिच दे रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, उससे डिस्कशन चल रहा है, तो हमें अपना जो डिस्कशन है किस किस पॉइंट तक या कितने उसके सर्कल कौन कौन सा हम क्रॉस कर सकते हैं। उसके इनर सर्किल में तो नहीं जा रहा है, वो कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है कि उससे कंफर्ट जोन में है हमारे साथ बातचीत करने में। तो ये हमें जजमेंट होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट अच्छा सेल्समैन बन जाता है, अच्छा सेल्समैन साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट बन जाता है। एनीवे, अभी तक हमने देखा था जो हम डिस्कस कर रहे थे इस क्लास से पहले, मैं बहुत सारे लोगों को यही बताना चाह रहा था कि आप लोग सेल्स को ऐसा कुछ नहीं मिला तो सेल्स कर लिया नहीं, आप बाय चॉइस जाइए सेल्स में, बाय चॉइस जाइए और प्रिपेयर होके जाइए, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो ये अब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे ना, तो ये इंडस्ट्री आपको ऐसी है, बहुत सारी फैंटेसी दिखेगी। हमें क्या चूज़ करना है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें फैंटेसी में नहीं आना है। कई जगह हमें डिसीज़न लेना पड़ते हैं जहाँ जहाँ हमें डिसीज़न लेना पड़ते हैं कि हम किस तरह, ये एक मैच्योर डिसीज़न होगा आपको शुरू के लिए। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है। एज अ सेल्स हम चुने, हम एज अ बाय चॉइस जाएं, बाय डिज़ाइन नहीं पहुँचे कि डिज़ाइन ये था कि कुछ नहीं मिला, लास्ट में एक सेल्स का जॉब है, हमने वो पकड़ लिया और फिर चल रही है अपनी। अब हम बात करेंगे जॉब सर्च। देखिए, जॉब सर्च दो लोग करते हैं, एक जो नौकरी पढ़ाई ख़त्म कर चुका होता है उसको कैंपस में भी जॉब मिल जाती है, या कैंपस में नहीं आते उसके कॉलेज में, या कैंपस में नहीं मिलती तो बाहर मिल जाए। आपके कॉलेजेस में तो मैं देखता रहता हूँ बहुत कैंपस आते हैं, कैंपस इंटरव्यूज़ बहुत होते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी यहाँ से रिक्रूटमेंट हुए और बता रहे थे कि 45 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया आईटी में। दैट्स ग्रेट, सो नाइस ऑफ योर कॉलेज। और आज मुझे मौका मिला कि आप जैसे लोगों को मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इट्स रियली प्लेजर फॉर मी। तो नया बंदा जॉब प्लस एक जो बंदा जॉब में होता है, देखिए हम दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अब आप जॉब सर्च करके जॉब में जाओगे इस अगले साल, और उसके बाद जॉब करोगे 4-5 साल बाद। हो सकता है इस बीच में आपको कभी कभी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो प्लीज़ इस चीज़ को कोई पॉइंट नोट कर लेना, और या आप मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं आऊँ। अब क्या है, जो फ्रेशर जॉब तलाशता है तो उसके लिए तो कोई चॉइस नहीं होती। अगर उसने एक बाय डिज़ाइन, या आप कह रहे हो कि हमने आईटी सेक्टर में ही जाना है, हमने ये करना है। अब आजकल तो आप की जनरेशन में सब लोग पहले से अपना कैरियर पाथ प्लान कर लेते हैं, चार्ट बना के लगा लेते हैं। आई हैव सीन सम चार्ट ऑन, आपके देखे थे मैंने, चार्ट बनाया था कैरियर के, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो इट्स वेरी गुड।
एक होते हैं लोग जो 2-3 साल जॉब कर लेते हैं और फिर जॉब तलाशते हैं, जॉब स्विच करते हैं फॉर बेटरमेंट, फॉर बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, यही कहा जाता है जब हम किसी जॉब को इंटरव्यू देने जाते हैं कि वो पूछते हैं आप जॉब तो चेंज कर रहे हैं, आपको हम क्यों लें। तो वहाँ कहते हैं फॉर बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। वहाँ कोई बंदा इतना गट्स ही नहीं होता कि इंटरव्यूअर से पूछे कि आपके पास ये पोजीशन वैकेंट क्यों हुई, पिछला बंदा छोड़ के क्यों गया। वहाँ ये कोई नहीं पूछेगा, वॉइस में सब कहते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब सर्च कब स्टार्ट करिए, जब आप परफॉर्मिंग में हैं, आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं किसी कंपनी में, तब आप अगर जॉब सर्च करेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेंगी, आपके टर्म्स पे मिलेंगी। और जिस दिन आप वो कंफर्ट जोन जो आपका बना हुआ है, आपने 10 साल एक कंपनी में काम करा है, कंफर्ट जोन बन गया और कोई नए मैनेजमेंट का रूल आ गया या कोई नया बॉस आ गया और आप हिल गए, आपने कहा जॉब सर्च करना है, तो वहाँ आप डेस्परेट हो गए। और जिस दिन आप डेस्परेट हो जाओगे, कंपनीज तो बहुत जॉब देने को बैठी हैं, लेकिन वो फिर अपनी कंडीशंस पे देंगी, आपकी कोई नहीं सुनेगा। वहाँ हो सकता है आपको सैलरी भी कम हाइक मिले, आपको पोजीशन नीचे की मिल जाए, पोजीशन इक्विवेलेंट मिल जाए, अच्छा रोल नहीं मिले, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा मेरा एक कहना है आप सभी लोगों से कि जो भी और ख़ासतौर से जो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, आप जॉब सर्च तब करिए जब आप कैरियर के ग्रोइंग पाथ पे, किसी कंपनी में ग्रोथ कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप जॉब सर्च करेंगे तो आपको आपकी कंडीशन पे अच्छी जॉब्स मिलेंगी। हमेशा ये सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि जब आप अच्छा कर रहे हो तब जॉब ढूंढिए, ताकि लोग पूछें कि आप ये कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, रादर ना कि क्यों भैया क्यों नहीं छोड़ रहे, जाओ दूसरी कंपनी में। ठीक है, हाँ हाँ, एग्जैक्टली यही होता है। कुछ बोल सकते हैं आप भी। हाँ, तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट सबके लिए है अच्छी। और जब फ्रेशर्स भी करें, जॉब सर्च करते हैं, तो बोल्डली करें और क्या जॉब है उसको देख के करें। आप किस कैपेबिलिटी को, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद आपने MBA कर लिया है, MBA करने के बाद आप टेक्निकल में ना जाके आप बैंक के फाइनेंस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, क्यों? क्योंकि और कोई जॉब मिली नहीं आपको। फिर टेक्निकल आप MBA करके और टेक्निकल ग्रेजुएशन करके BTech करके और उसके बाद आप फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस के प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ये यहाँ मार्केट में है। बट अगर हम आप जैसे बंदों को हम जैसे इंडस्ट्रीज़ वाले अगर हम पहले से इसको आपको प्रिपेयर कर दें, आपको उसके लिए तैयार कर दें, तो आप बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। दूसरा, जो जॉब स्विच करते हैं और जब डेस्परेट होकर जॉब स्विच करते हैं, तो आपको सैलरी में कम ज़्यादा और ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। रोल्स में हो सकता है किसी अच्छी कंपनी के आप मैनेजर हो, जो कि एक बड़ा ओहदा होता है, और किसी आप उससे नीचे वाली कंपनी में भी बन जाओ, लेकिन रोल और प्रोफाइल वैसा नहीं। अब यहाँ बड़ा रोल है जब किसी कंपनी का रिक्रूटमेंट का होता है या कुछ होता है, तो एक अब वो यहाँ पर सिर्फ ये का रोल रिक्रूटमेंट के लिए बचता है, जबकि HR इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़, फॉर द लाइफ, फॉर वर्किंग ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी। हर एक बंदे, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कि बेस्ट रिसोर्स को हम कहाँ मैनेज कर सकते हैं, ये HR के इनपुट्स होते हैं। HR पॉलिसीज़ बनाता है, तरह तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए वो बनाता है। बट अनफॉर्चुनेटली, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 99% ऑफ HR इज़ डूइंग ओनली क्लरिकल जॉब, कि वो आपके लिए रिज्यूम उनके पास आता है, वो लेके सेल्स वाले के पास जाते हैं, सर्विस वाले के पास जाते हैं, सेल्स वाले सेलेक्ट करता है, ये उसको प्रोसेस करते हैं क्लरिकल जॉब करके। वो HR का फंक्शन हो गया, सॉरी HR का फंक्शन ये नहीं है। तो HR का रोल और एक्टिविटी यहाँ आप अगर देखें, जब ये जॉब करने आते हैं तो HR आपसे सैलरी डिस्कस करता है। इनके पास देखिए, HR के पास एक डिफाइंड सैलरी बैंड होते हैं कंपनीज़ में सारे, कि इस लेवल पे सपोज़ हम M1 लेवल पे हमने 15 लाख से 20 लाख का बंदा रखना है, और M2 लेवल पे 20 से 25 का बंदा रखना है। अब आपकी करंट सैलरी है 18 लाख रुपए। अब आप ये चीज़ देखिए, हम कई लोग उस चीज़ को नोट नहीं कर पाते जो नए नए जॉब चेंज करते हैं, कि बेसिक सैलरी होती है, HRA होता है, कुछ ट्रैवल अलाउंस होता है, एक सुपर एनुएशन होता है, एक कोई सन्ड्री अलाउंस, इस तरह करके ये एक सैलरी स्लिप बनती है। इसमें बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो बेसिक सैलरी सपोज़ आपकी 10,000 है और इस पर आप
आपका शेयर अगर सॉरी 1 लाख है बेसिक, अगर आपका शेयर 12 पीएफ जो जाता है, पीएफ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि अगर आप 3,500 रुपये पीएफ शेयर कर रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं हो सकती ये फिगर, अगर 3,500 रुपये आप शेयर कर रहे हो और कंपनी अपना शेयर, क्योंकि ये क्या होता है पीएफ में प्रोविडेंट फंड में जितना एम्प्लॉय से लिया जाता है उतना कंपनी देती है। एक रूल ये भी है, कंपनी एक मिनिमम डिसाइड करती है, तो कंपनी का मिनिमम क्या होता है 1,800 और एम्प्लॉय का ये होता है 3,500-3,600, वो बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। अब क्या होता है, कंपनी अपना 1,800 देती है और ये सारा आपको ऐड करके दिखाएगी एचआर, ठीक है ये एचआर में एचआर। अब यहाँ पर आप बार्गेन कर सकते हैं, हो सकता है ये कंपनी की पॉलिसी में ही हो कि हम मिनिमम जाते हैं, तो वहाँ आप उनसे डिस्कशन इस बात पे नहीं कर पाएंगे। फिर आता है एक सुपर एनुएशन फंड। अब सुपर एनुएशन फंड क्या होता है, वो कहेंगे कि साहब आप हमारे साथ 5 साल काम करोगे तो साल के 40,000 रुपये आपको मिलेंगे, तो वो 2 लाख रुपए के अमाउंट जो है 6ठे साल में आपके लिए अवेलेबल होगा, बट मिलेगा कब, जिस दिन आप जॉब छोड़ोगे। तो वो तो हमारे काम का नहीं, सीटीसी का मतलब ही नहीं हुआ वो। ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये आप अच्छी तरह देख के जब ज्वाइन करें, हो सकता है आपका कैलकुलेशन आए, वो कहें हमारी पॉलिसी हो, तो आप यहाँ पर कहो कि ठीक है मुझे आप बाकी सैलरी बढ़ा के दो ताकि मैं कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस सैलरी के इतना % हाइक पे आऊँ टेक होम में। तो टेक होम इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज़ आप हमेशा पूछिए, टेक होम सैलरी, टेक होम। ये सारी चीज़ें आप लोग अगर बात करते हैं एचआर से तो फिर आपके लिए जॉब स्विच करना एक आसान और अच्छा होगा। प्लस रोल डिफाइन होते हैं, तो रोल देखिएगा कि क्या रोल आपको मिल रहा है या करंट रोल आपका क्या है। या हम इन्फोसिस में किसी लीड रोल में हैं और उसके बाद आके एक लोकल कंपनी में लीड रोल में, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एक जो सेल्स के लिए ऑप्ट करते हैं उनके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे, कि आप सपोज़ कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ इंटरव्यू लेने आया और उसने कहा कि हम आपको रिक्रूट करते हैं एज अ मैनेजर कासा। कासा होता है करंट अकाउंट सैलरी अकाउंट, ये कासा ये शॉर्ट फॉर्म है करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट के। अब सेविंग अकाउंट, सॉरी सैलरी नहीं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब हम उस चीज़ को दिमाग में रख के वो पूछते ही हैं जो भी इंटरव्यू लेने आएगा कि आप अच्छा आप पहले महीने में आप कितने अकाउंट खोल दोगे, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मेरे भाई का एक अकाउंट हो जाएगा, उसके दोस्त का हो जाएगा, फिर अपने आसपास वालों लोगों के जिन जिन को आपको समझ में आता है कि वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप बता दोगे साहब 10 अकाउंट खोल लूँगा। अब क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस होता है, वो आप पे कहेगा ठीक है 10 नहीं, आप पहले महीने 6 खोलिए। अब क्या होगा, आप कहोगे अरे सर 6 तो मैं 15 दिन में खोल दूंगा। आप आओगे 1 महीने बाद जब मिलोगे तो आपके पास 2 या 3 अकाउंट होंगे, और आप लिस्ट बना के रख लीजिए और आप देखिएगा जो लिस्ट आपने बनाई है ना उसमें से एक भी लोगों ने आपसे अकाउंट नहीं खुलवाया होगा। तो इससे लर्निंग ये है कि कभी भी अपने परसेप्शंस पे आप सेल्स का मतलब ये जो एक आता है ना एक फीलिंग आ गई कि ये ऐसा हो जाएगा, नहीं, आप हमेशा जो फैक्ट्स हैं उनसे बात करिए। सेल्स का टारगेट परसेप्शन पे कभी नहीं लेना चाहिए कि मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा। फैक्ट्स लीजिए, उसका बैकअप होता है, बैकअप आपका नेटवर्किंग भी हो सकता है, आपका इंक्वायरी लेवल भी हो सकता है। हाँ आप बोर हो रहे, सीखिए, आपके काम आएगा ये, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूँ, मैंने 98 में एक कंपनी में जॉब किया था, यूरेका फॉर्ब्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने? हाँ आपके यहाँ आर ओ लगा, हाँ वही, वो कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग का पायनियर है। उसने इंडिया में घर घर जाके जब 95 या 96 में शुरू करा था, वो डोर नॉक करते थे दिन में और कभी भी कि सर वो पानी एक्वागार्ड लगवा लीजिए, एक्वागार्ड, हाँ पानी ये पानी का वो आता था जो एक्वागार्ड के ही नाम से आप देखें किसी भी कंपनी का आएगा वो वाटर प्यूरीफायर, अब एक्वागार्ड एक नाम हो गया उसका, उस मशीन का नाम हो गया एक्वागार्ड। तो उसमें हमने जॉब करी, तो जब पहले दिन गए तो हमारा जो टीम लीडर था उसने कहा कितने वो करोगे, तो मैंने भी बड़े कैलकुलेट कर रखे थे अपने आसपास वालों के, रिश्तेदारों के, तो मैंने 5 बोल दिए कि महीने के 5 भेज दूंगा। 550 की मशीन 1995 में, और जब ये लग्जरी समझी जाती थी घरों में, मतलब जो डॉक्टर वॉक्टर ऐसे बड़े बड़े लोग होते थे ना, इंजीनियर डॉक्टर हो गए बड़े वाले, वो लोग लगवाते थे, हर कोई नहीं लगवाता था। अब साहब गए हम सबके पास अपने जिन ने करने का, ये मशीन हो गया यार ये क्या है, किसी ने नहीं लगवाई। अब क्या हुआ, 15 दिन गुजर गए, लगा ही नहीं कुछ भी।
कोई एक ऑर्डर नहीं आया। फिर पहला ऑर्डर हमें मिला तो वो भी कैन यू इमेजिन कहाँ से मिला, उसी कंपनी हमारे ऑफिस में जो रिसेप्शन पे बंदी बैठती थी, तो उसको मैं सुबह गुड मॉर्निंग करता रहता था, तो उसने मुझे एक पर्ची दी। तो मैंने पर्ची खोल के देखी तो उसमें एक नंबर और एक नाम लिखा हुआ था, तो उसने कहा इस पर कॉल कर लेना। मैंने कॉल किया तो वो एक डॉक्टर थे जो कि उन्होंने एक हॉस्पिटल बना रहे थे, तो उन्होंने बुलाया अपने क्लिनिक पे। तो उन्होंने मुझसे कहा यार मेरे यहाँ क्लिनिक पे एक एक्वागार्ड लगाना है, एक वहाँ लगा दिया। उसके बाद उनके हॉस्पिटल में 4 लगाए। तो इस तरह वो 5 की सेल हमें पहले महीने मिल गई, बट जो हमारे दिमाग में था कि जो लोग लेंगे हमसे, उन्होंने हमसे नहीं लिया था। तो वो एक लर्निंग हमारे लिए हमेशा के लिए रही, और यही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और इसी टिप के साथ आप प्लीज़ जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा। शेयर करना अच्छा रहेगा क्या कि लोगों को पता चले। और ये चीज़ें कैसी ट्रेनिंग में नहीं बताई जाएंगी, ये बहुत ही रियल चीज़ें हैं जो कि मेरे साथ हुई हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इन चीज़ों को बता रहा हूँ।